क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 के तीसरे वीडियो से आपका परिचय कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 के तीसरे वीडियो से आपका परिचय कराएंगे। वैसे कक्षा 8वीं के इतिहास सीरीज के वीडियो का यह 27वां वीडियो है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप अपने इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 यानी 39 है ना, 39 के ऊपरी भाग में दाहिनी हाथ की ओर जो दर्शाया गया चित्र है उसको ध्यान से आप देखेंगे, जहां लिखा हुआ है सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत। सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत। स्टूडेंट्स, इस चित्र के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र के सिवा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ चित्र दिया गया है और उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे उस तस्वीर को देख सकते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 39 पे है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सेंट डोमिंग्यू, जो कि कैरिबियन आइलैंड्स का एक शहर है, सेंट डोमिंग्यू। तो सेंट डोमिंग्यू में गुलामों का विद्रोह 1791 से लेकर 1804। तो आप इस चित्र को आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से गुलामों ने वहाँ जो नील की खेती से जुड़े हुए जो कृषक थे, जो किसान थे और गुलाम कहे जाते थे, उन लोगों ने फ्रांसीसियों के साथ किस प्रकार से विद्रोह छेड़ दिया था। तो इस चित्र को पहले आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आगे मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे फोकस करें, देखिए ना, 18वीं शताब्दी में कैरिबियन द्वीप समूह के सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी कॉलोनी थी। कॉलोनी यानी उपनिवेश। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों की कॉलोनी थी, उसी तरह से सेंट डोमिंगो जो है वो फ्रांसीसी कॉलोनी थी, जहां फ्रांसीसी बागान मालिकों के द्वारा नील और गन्ना की खेती की जाती थी। जो फ्रांसीसी बागान मालिक थे, फ्रेंच प्लांटर्स थे, वो वहाँ पे नील यानी कि इंडिगो और गन्ना यानी कि शुगर केन की खेती करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यह खेती अफ्रीका से लाए गए गुलाम मजदूरों के द्वारा होती थी। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि एक समय ऐसा था इतिहास में जब इन गोरे लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, डच लोगों के द्वारा, स्पेनिश के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा मनुष्यों का कारोबार होता था। आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। ऐसे लोगों को गुलाम कहा जाता था, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्लेव। ठीक है, तो सेंट डोमिंगो में इन्हीं स्लेव्स के द्वारा जो है बगावत छेड़ दी जाती है। तो इसमें क्या होता है उसको आप जानने का प्रयास करिए, बताता हूं आपको आगे। स्टूडेंट्स, आप पुनः स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो 1791। 1791 में सेंट डोमिंगो में गुलाम मजदूरों का विद्रोह। सेंट डोमिंगो फ्रांस का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। ठीक है, यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच वेस्ट इंडीज, जिसे कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं, में स्थित है। और जो देश का नाम है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक। यानी कि सेंट डोमिंगो को यदि आप अभी नक्शे में ढूंढना चाहेंगे तो वो कैरिबियन आइलैंड्स में एक देश आपको मिलेगा, एक स्वतंत्र देश मिलेगा जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है,
तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीप देश है, जिसका एक हिस्सा हैटी है, जो पश्चिमी हिस्सा जो है वो हैटी है, और जो पूर्वी हिस्सा है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो हैटी भी एक देश है और डोमिनिकन रिपब्लिक भी एक देश है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे आप लोग में से जो भी क्रिकेट के शौकीन होंगे, जो क्रिकेट के बारे में कुछ आइडिया रखते हैं, तो उनको पता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी क्रिकेट खेलते हैं। तो वास्तव में वेस्ट इंडीज नाम का कोई एक सिंगल देश नहीं है। ठीक है, वेस्ट इंडीज नाम का कोई सिंगल देश नहीं है। यह 13 स्वतंत्र देश है ना, 13 स्वतंत्र देश और 18 डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। 13 स्वतंत्र देश और 18 डिपेंडेंसी को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पुनः स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, प्रमुख कैरिबियाई देश यानी कैरिबियन कंट्री। तो वास्तव में स्टूडेंट्स, कैरिबिया में जितने भी टापू हैं, जितने भी द्वीप हैं, सबके सब देश नहीं हैं। कुछ जो हैं वो आज भी उपनिवेश हैं, कुछ डिपेंडेंसी हैं। जैसे देखिए, क्यूबा तो एक देश है ना, एक नंबर में देखिए क्यूबा लिखा हुआ, वो देश है। हैटी वो भी देश है। डोमिनिकन रिपब्लिक ये भी देश है। जमाइका देश है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये भी देश है ना। उसी तरह से बहामास, बेलीज, बारबाडोस, सेंट लूसिया, एंटीगुआ एवं बरमूडा, डोमिनिका, कैमेन आइलैंड्स। देखिए, जैसे कैमेन आइलैंड्स आज भी कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का है। उसी तरह से वर्जिन आइलैंड, तो वर्जिन आइलैंड भी जो है वो इंग्लैंड का है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंसी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी। देश नहीं, कंट्री नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज के अंतर्गत 13 स्वतंत्र देश और 18 डिपेंडेंसी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको नक्शे में दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये कैरिबियन आइलैंड्स कहां पे हैं। ठीक है, और उसमें सेंट डोमिंगो, विशेष करके सेंट डोमिंगो कहां पे है, देखिए, है ना। तो देखिए, ये उत्तर अमेरिका वाला क्षेत्र है, जहां पे देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है ना। और मैक्सिको की खाड़ी के पूरब में देखिए यहाँ पे एक देश है क्यूबा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसके आगे आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, है ना। और उससे आप दक्षिण की ओर चले जाएंगे तो आपको दक्षिण अमेरिका का जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम ये सब मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए रेड में जो दिखाया गया है ना, वो है फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी नक्शे को मैं थोड़ा सा बड़े आकार में आपको दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, एक आइलैंड है, एक द्वीप है ना। उस द्वीप का लगभग 8 भाग में यदि हम बांट दें तो 3 हिस्सा जो है, 3/8 जिसको बोलेंगे, वो हैटी है। देखिए बाईं ओर, आपके बाईं ओर यानी पश्चिम की ओर देखिए हैटी यहां पे दिखाई दे रहा है, ये हैटी है ना, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। और सच पूछिए तो ये काफी घनी जनसंख्या वाला देश है, लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ रहते हैं हैटी में, छोटा सा देश है। और ये देखिए, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, देख रहे हैं। और एक ये इसका बॉर्डर देखिए दिखाया गया है, ये काले रंग से, है ना। एक ही द्वीप का 2 भाग है। जैसे स्टूडेंट्स मलेशिया और इंडोनेशिया है ना, एक ही टापू पे है, उसी तरह से देखिए ये हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना। तो पूर्वी हिस्से में डोमिनिकन रिपब्लिक है, उसी डोमिनिकन रिपब्लिक में देखिए सैंटो डोमिंगो, आप यहां पे देख सकते हैं, इसी को मैं बता रहा हूं सेंट डोमिंगो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैं जिस द्वीप की बात कर रहा था, है ना,
उसी द्वीप पर 1791 में, स्टूडेंट्स यदि आप भारत का इतिहास पलट कर देखेंगे तो 1791 वाला जो पीरियड है वो समझ जाइए कि मैसूर में जो एक आंदोलन चला हुआ था, मैसूर को जीतने के लिए अंग्रेज जो प्रयासरत थे, टीपू सुल्तान वाला जो जमाना था वही है 1791 वाला साल, है ना। हालांकि 1799 में टीपू की हार हो जाती है और मैसूर को जो ब्रिटिशर्स जो है उसको जीत लेते हैं। तो लगभग वही पीरियड है जबकि सेंट डोमिंगो में गुलाम मजदूरों का विद्रोह होता है। ठीक है, यदि आप टाइम फ्रेम के अनुसार से जानना चाहेंगे तो लगभग उसी टाइम फ्रेम में कैरिबियाई कंट्री जो हैटी है या डोमिनिकन रिपब्लिक है वहां पे ये घटना घट रही थी। ठीक है, तो इसी द्वीप पर 1791 में अफ्रीका से लाए गए गुलाम मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह हिंसात्मक था, हिंसात्मक वायलेंट, है ना, यानी कि इसमें मार काट हुई, है ना। खेतों में आग लगाई गई और अमीर बागान मालिकों को मार डाला गया। तो अमीर बागान मालिक कौन थे? वो ज्यादातर फ्रांसीसी लोग थे। परिणामतः 1792 में फ्रांस सरकार ने दास प्रथा, जिसको हम लोग स्लेवरी बोलते हैं, तो दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी कि उसको एबॉलिश कर दिया, है ना। तो पहले लोग नहीं समझते हैं, जब किसी प्रकार से जब दुर्घटना हो जाती है, जब हिंसात्मक विद्रोह हो जाता है, तब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, कुछ कानून बनाना चाहिए और जो गलत हो रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए। तो स्लेवरी का अंत भी हुआ, लेकिन स्लेवरी का अंत तो हुआ अपने स्थान पे, लेकिन ये हिंसात्मक विरोध जो है वो रुका नहीं। ये चलता है कब? 1804 तक ये चलता ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखिए। सेंट डोमिंगो की घटना के बाद हैटी में, हैटी देश है ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया नक्शे में, तो हैटी में लंबा आंदोलन चला जिसमें 2 लाख हैटियंस यानी कि जैसे हम लोग इंडियंस कहते हैं ना, भारत के लोगों को इंडियंस, उसी तरह से हैटी के लोगों को हैटियंस, 2 लाख हैटियंस, 75,000 फ्रांसीसी और लगभग 45,000 ब्रिटिश मार डाले गए। आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा संघर्ष हुआ। 2 लाख हैटियंस, 75,000 फ्रांसीसी और लगभग 45,000 ब्रिटिशर्स मार डाले गए। सन 1791 से 1804 तक चला यह आंदोलन हैटी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि चाहे भारत से जाने वाला नील इंग्लैंड में या सेंट डोमिंगो से जाने वाला नील जो है फ्रांस में, है ना, इंग्लैंड या फ्रांस पहुंचने वाली नील की एक भी पेटी ऐसी नहीं थी जो इंसानी खून से मुक्त थी। आप इस बात को फिर से सुनिए, इंग्लैंड या फ्रांस पहुंचने वाली नील की एक भी पेटी इंसानी खून से मुक्त नहीं थी। अनेक ऐसे किसान थे जिनके शरीर जो हैं बर्छियों से बींधे हुए थे। समझ रहे हैं? अनेक किसानों को नील बागान मालिकों ने सरेआम गोलियों से उड़ा दिया था। ठीक है, और यही कारण है कि समझ जाइए भारत में भी सन क्या हुआ, 1860 में ब्रिटिशर्स को इंडिगो एक्ट बनाना पड़ा था, है ना। तो सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसीसियों ने लालच और जो पाप किया, है ना, और जो बद इंतजामी की और जो प्रताड़ना दिया, है ना, उसी का परिणाम हुआ कि इतने सारे फ्रांसीसी और इतने सारे ब्रिटिशर्स भी मारे गए। समझे? सेंट डोमिंगो का विद्रोह देखिए स्क्रीन पे। सेंट डोमिंगो का विद्रोह समूचे कैरिबियन आइलैंड से नील की खेती को ध्वस्त कर दिया, कोलैप्स कर दिया। समझ रहे हैं?
सेंट डोमिंगो का विद्रोह समूचे कैरिबियन आइलैंड से नील की खेती को कोलैप्स कर दिया, ध्वस्त कर दिया, मतलब एकदम से बंद। ठीक है। इन 1791 द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंगो वाज द रिचेस्ट शुगर आइलैंड इन द कैरिबियन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सेंट डोमिंगो जो है वो दो चीज के लिए फेमस था, एक नील की खेती के लिए और दूसरा शुगर केन की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए। ठीक है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि आंदोलन जो है 1791 से लेकर 1804 तक चला था। ठीक है। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे जो तस्वीर है उसको आप देख सकते हैं। हैटी मूवमेंट 1791 टू 1804, इसमें देखिए किस प्रकार से बगावत हो रहा है और किस प्रकार से स्लेव्स जो हैं, जो दास हैं, जो गुलाम हैं, वो अपने ही मालिकों को मार रहे हैं, है ना। तो ये क्षण जो है एकाएक से नहीं आ जाता है स्टूडेंट्स। इसके पीछे जो है बहुत सारी बदइंतजामी और बहुत तरह से जब प्रताड़ित होता है व्यक्ति, जब मनुष्य बहुत बुरी तरह से जब प्रताड़ित होता है तभी ऐसा कुछ होता है ना। मैं आपको इतना भी बता दूं कि अमेरिका में जब इंडिगो का जो बूम आ गया था, जब नील का दाम काफ़ी अधिक बढ़ गया था, वो समय इतना खराब था कि उस समय जो दास होते थे, जो स्लेव्स होते थे, उनको वजन करने के लिए एक पल्ले पर जो है नील को तौल दिया जाता था और दूसरे पल्ले पर जो है स्लेब यानी कि दास को बैठा दिया जाता था। समझे। और नील की खेती स्टूडेंट्स इतनी कठिन थी कि कैरिबियाई देशों में इसको शैतान की नीली आंख बोला जाता था। द डेविल्स ब्लू आई बोलते थे, द डेविल्स ब्लू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अभी आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 8वीं कक्षा में आपको सिर्फ भारत का इतिहास ही पढ़ना है, भारत से बाहर नहीं जाना है। लेकिन एकाएक से स्टूडेंट जब आप क्लास 9 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप दूसरे देश का इतिहास पढ़ेंगे। आप जर्मनी के बारे में जानेंगे, रूस के बारे में जानेंगे, वियतनाम के बारे में जानेंगे, दूसरे देशों के बारे में, दूसरे देशों के इतिहास के बारे में आप जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो भूगोल को आप नहीं छोड़ सकते। जब आप ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आप जान रहे हैं, जब मैं आपको हैटी के आंदोलन के बारे में बता रहा हूँ, सेंट डोमिंगो के बारे में बता रहा हूँ, तो उस समय आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में आपको कैरिबियाई जो कंट्रीज हैं, कैरिबियाई द्वीप समूह हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जानना चाहिए। तो यदि आपके पास मैप उपलब्ध है तो ठीक है, एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने साथियों से लेकर के भी आप एटलस का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरियल जो 27 है, 27वां वीडियो है, ये चैप्टर नंबर 3 का तीसरा वीडियो है। इसे मैंने भरसक आपको समझाने का प्रयास किया और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप नोट करने का प्रयास करिएगा। और यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद स्टूडेंट्स।